हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। हमारी जो क्लास है वो आपके महिला सुपरवाइजर की क्लासेस चल रही थी और महिला सुपरवाइजर में ही आपके कौन से महिला सुपरवाइजर की जो आपके 13 जुलाई का एग्जाम है उसकी, जिसमें आज की जो हमारी क्लास है वो प्रबंधकीय गुण की लास्ट रहने वाली है, क्योंकि हमने सारे के सारे टॉपिक कर लिए हैं और आज की जो क्लास है वो है आपके समूह कार्य और टीम वर्क। हमने जो आपके महिला सुपरवाइजर का जो सिलेबस दिया हुआ था, यानी आपके प्रथम खंड का ख टॉपिक कर रहे थे, जिसमें प्रबंधकीय गुण के सारे हमने टॉपिक कर लिए। आपका जो लीडरशिप थी, नेतृत्व विकास था, वो हमने कर लिया। आपका कम्युनिकेशन था, संप्रेषण था, वो हमने कर लिया। और संप्रेषण और नेतृत्व के यानी लीडरशिप, इन दोनों के तो हमने एमसीक्यूज भी कर लिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमने ये किया था, टाइम मैनेजमेंट। इसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो अगर आपने इनमें से कोई भी क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट को डाउनलोड कर लेना और वो देख लेना आप। उसके बाद अगर हम बात करें सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन की, तो वो भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। सामुदायिक संगठन, तो ये सारे के सारे टॉपिक है हमारे हो गए हैं। और इसके साथ साथ हमने कल का जो टॉपिक था हमारा वो था आंतरिक गवर्नेंस। आपका जो कल का टॉपिक था वो था आंतरिक गवर्नेंस, ये टॉपिक भी हमने कर लिया है। आंतरिक गवर्नेंस और आपका कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय है वो कल हमने कर लिया था। तो आपके 20 नंबर का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो समूह कार्य टीम वर्क है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी अब आपको देखना है कि आप इस 20 नंबर से कितना है वो ला पाते हो। अब आज हमारा जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनका बार बार मैसेज आ रहा है कि मैम हमें द्वितीय खंड है वो करवाओ, यानी आपके द्वितीय खंड में वही इसी के तरह क और ख दो पार्ट है। क और ख दो पार्ट है। जो क पार्ट है उसमें आपके पोषण और स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं दी गई है, जिसमें आपके कितने 7 टॉपिक है। और अगर ख पार्ट की बात करें तो इसमें आपके शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा दी गई है, जिसके क्या है 2 टॉपिक है, ठीक है। तो 7 और 2 9, यानी ये 9 टॉपिक आपके बचे हैं। तो इन 9 टॉपिक का कुछ तो मैंने कंटेंट है आपको प्रोवाइड करवा रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बाकी का जो कंटेंट है वो मैं वहां प्रोवाइड करवा दूंगी। और अब आपका जो ख पार्ट है इसके या तो जो 9 टॉपिक है, इन 9 टॉपिक वाइज है मैं आपको टेस्ट सीरीज यानी आपकी एमसीक्यूज है उसकी क्लास है वो स्टार्ट करूंगी, या तो उनके टॉपिक वाइज या फिर मैं मिक्स है वो आपके लिए लेके आऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको है इसी जो पार्ट जो ये द्वितीय खंड है उसी का ज्यादा डर लग रहा है। तो ये जो है मैं आपको अच्छी तरह से जो 85 मार्क्स है, 85 मार्क्स है इसकी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगी। कल से हमारी क्लास इसकी स्टार्ट हो जाएगी। वो देख लेंगे कि एमसीक्यूज की क्लास है वो आपकी मिक्स रखें या फिर टॉपिक वाइज रखें। अगर आपको भी अपनी कुछ भी बताना हो कि टॉपिक वाइज आपको सही लग रही है या फिर मिक्स सही लग रही है तो आप कमेंट करके बता देना। तो कल से हम इसके भी स्टार्ट कर देंगे। फिर हमारा जो 105 नंबर का है, 105 नंबर का पोर्शन है, हम इतना अच्छे से कवर कर लेंगे कि हमारे इसमें 100 प्लस ही मार्क्स आएंगे, 100 प्लस ही मार्क्स आएंगे। अब जो आपका प्रथम खंड का और पार्ट बच गया आपका, तो वो अब आपको देखना है कि आप उसमें से कितना स्कोर कर पाते हो, ठीक है। लेकिन जो आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, जो आपके लिए नया कंटेंट था, वो पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ करवा दूंगी, जिसमें से मैंने काफी हद तक तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया है। इसमें जो भी आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रही हूँ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं वहां डालती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास की बात करें तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका समूह कार्य और टीम वर्क। हाँ, इससे पहले मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं, वो किस लिए, हमारी टेस्ट सीरीज के लिए आ रहे हैं। मुझे आज ही बताया कि जो टेस्ट सीरीज है, हमने जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की थी। मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ले, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। लेकिन अब जो आपके पास 30 दिन है अब, तो इन 30 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा है वो टेस्ट का सॉल्यूशन कीजिए। एक दिन में 2 टेस्ट या फिर एक टेस्ट का सॉल्यूशन तो जरूर ही कीजिए, ठीक है। जिससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि अभी आपका कौन सा पोर्शन है वो कमजोर है, ठीक है, और किस में आपको ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। उसके बाद जो आपने टेस्ट किया है उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनका सॉल्यूशन कीजिए, उनको याद कीजिए।
फिर बात आती है कि टेस्ट सीरीज चाहे किसी की भी हो। अब बात आती है हमारी टेस्ट सीरीज की, तो मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका जो मार्जिन था यानी हमने रुपए रखे थे 149 रुपए, और 149 रुपए में आपको 10 टेस्ट है वो दिए जा रहे थे। जो आपका पार्ट बी है और जो आपके पार्ट ए में जो आपका प्रबंधकीय गुण टॉपिक है, इसके 105 क्वेश्चन एक टेस्ट में रहते हैं। ठीक है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि आपके जो 149 रुपए है वो बहुत ज्यादा है, तो आप इसको कम कीजिए, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि ज्यादा है, क्योंकि इसमें मेहनत भी आप देखिए, अगर अपना खुद का चैनल हो या फिर ज्यादा टीम ज्यादा बड़ी हो तो बनवाने में भी ज्यादा जोर नहीं आता या फिर इतनी कॉस्ट भी नहीं लगती। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग क्या बोल रहे हैं कि इसकी आपके लिए कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ रही है, तो आज से ये टेस्ट सीरीज है मैं आपके लिए 100 रुपए में कर रही हूँ। 100 रुपए में आपको 10 टेस्ट है वो दिए जाएंगे। अब इससे कम तो होगा नहीं। जिस बच्चे को लगे कि हाँ मुझको तैयारी करने के लिए इस टेस्ट की जरूरत है, वो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो आपके 149 रुपए की टेस्ट सीरीज थी वो आज से 100 की कर दी गई है। तो जिस किसी बच्चे को इससे प्रैक्टिस करनी है तो वो इसको परचेज कर सकता है। पूरी डिटेल मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा रखी है। मैंने डेमो टेस्ट है वो भी वहां पे प्रोवाइड करवा रखा है, ताकि आप वहां देख सकते हो पहले कि आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये थी आपके लिए आज की जानकारी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट और आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रुप यानी समूह है। तो देखिए, ग्रुप यानी समूह क्या है। मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है, वह भौतिक प्राणी भी है, उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपने प्रयासों से नहीं कर सकता, कारण उसके पास साधन और शक्ति सीमित है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति साथ साथ प्रयास करते हैं तो वो समूह का निर्माण करते हैं। यानी ये जो समूह मैं आपको बता रही हूँ, ये एक डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ये आपका थोड़ा सा ये है कि आपके माइंड में थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए कि समूह यानी ग्रुप है वो क्यों होता है, किस लिए बनता है। ठीक है। सामाजिक समूह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वह समूह के बिना रह भी नहीं सकता। जिस प्रकार मछली पानी से लग जिंदा नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति समूह से अलग अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। अब हम देखेंगे कि जो सामाजिक समूह, ये तो हमने एक सिर्फ ग्रुप की डेफिनेशन बताई कि ग्रुप क्यों जरूरी है, ग्रुप होता क्या है, ग्रुप कैसे बनता है। ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है आपका सामाजिक ग्रुप, सामाजिक ग्रुप, उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है। उसके प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस प्रकार में है वो, कौन सा ग्रुप है वो शामिल किया जाता है, कैसे टीम वर्क बनता है, कैसे आपका समूह कार्य या कार्य समूह आपका बनता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक समूह के। सामाजिक समूह का अर्थ देखते हैं सबसे पहले। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और प्रभावित होते हैं, तो व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को क्या बोलते हैं, सामाजिक समूह कहा जाता है। ये आती है डेफिनेशन। शाब्दिक अर्थ में सामाजिक समूह दो शब्दों से मिलकर बना है। सामाजिक समूह है, सामाजिक यानी समाज से संबंधित, समूह है यानी दो या दो से अधिक का ग्रुप। इस प्रकार दो से या दो से अधिक व्यक्तियों के संगठन को सामाजिक समूह कहते हैं। समाजशास्त्र में समूह से आशय दो या अधिक व्यक्तियों के मात्र संग्रह से ही नहीं होता। जैसा कि मैकाइवर व पेज का कहना है कि समूह से हमारा आशय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों में लाए गए हों। इस प्रकार समाजशास्त्र में समूह से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति को उनके सामाजिक संबंध होने से, क्या आएगा यहाँ पे, सामाजिक संबंध होने से है। सामाजिक संबंध से तात्पर्य व्यक्तियों में संपर्क, चाहे शारीरिक निकटता का हो अथवा मानसिक निकटता का हो, और उनमें पारस्परिक संदेश यानी अथवा उनका प्रभाव एक दूसरे में पाया जाना। तो जहां ये बात आ गई कि मैकाइवर व पेज का कहना, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि मैकाइवर व पेज के डेफिनेशन के बारे में आपसे पूछ ले कि सामाजिक समूह का अर्थ मैकाइवर व पेज के द्वारा कौन सा बताया गया है, तो वो आपको यहाँ बताना है कि इनके अनुसार जो
व्यक्ति होते हैं या व्यक्तियों का समूह होता है, तो एक दूसरे के साथ जो सामाजिक संबंधों में लाए गए हो या फिर सामाजिक संबंधों से बंधे हुए हो, तो वो होता है सामाजिक ग्रुप। ये व्यक्तियों से संपर्क चाहे वो शारीरिक या मानसिक हो, और उनके बीच में है वो क्या होना चाहिए, बीच में एक दूसरे के साथ है वो परस्पर संदेश या प्रभाव उनका होना चाहिए। अब हम कई सारे वैज्ञानिक हैं उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो काफी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। जैसे ओगबर्न तथा निमकोफ है उनके द्वारा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह का निर्माण है वो कर लिया है। किसके द्वारा? ये जो डेफिनेशन है ये ओगबर्न तथा निमकोफ की है। उसके बाद मैकाइवर और पेज की बात करें, समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधा हो। अभी हमने जो बात की थी वो उसी की बात की थी, मैकाइवर और पेज की। अगला है सेरिफ व सेरिफ। अगर इसकी बात करें तो समूह एक सामाजिक इकाई है जिसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके बीच कम या अधिक मात्रा में निश्चित स्थिति या फिर वर्क विषयक संबंध हो, यानी कार्य विषयक संबंध हो। अगला आता है बोगार्ड्स। बोगार्ड्स के अनुसार समूह किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या है जो एक दूसरे के निकट स्थित है। समूह किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या है। अब अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किसने वस्तु की इकाइयों की संख्या को समूह बोला है, तो वो बोला है बोगार्ड्स। इसीलिए आपके वैज्ञानिकों के जो थॉट थे, वैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनका आप याद रखना, मैकाइवर और पेज को, ओकबर्न को, बोगार्ड्स को, ये तीनों ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये जो आपके लिए पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। जब भी आप इसमें कोई क्लास लो तो उसकी एक बार क्लास लेने के बाद है उसका पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि एक बार समझ में आने के बाद हमें लगता है कि हमें ये समझ में आ गया है, लेकिन जब तक हम उसका रिवीजन नहीं करते वो हमारे ज्यादा टाइम तक माइंड में नहीं रहता। अगला, सामाजिक समूह की विशेषताएं या फिर उसकी प्रकृति को देखते हैं। सामान्य हित क्या आता है? सामान्य हित, सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित प्राय समान होती है। सामान्य हित होने से समूह का स्थायित्व बढ़ता है। अब देखिए, अपन कोई भी दो काम करते हैं, अब आप यही देख लीजिए, आप महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तो आप जैसे कंटेंट को ढूंढते हो, कंटेंट को ढूंढने के लिए आप जैसे ये एग्जांपल मान लो कि आप टेलीग्राम पर है, वो क्या करते हो, सर्च करते हो टेलीग्राम पर, क्या सर्च करते हो, महिला सुपरवाइजर का ग्रुप है, यानी जो महिला सुपरवाइजर का जो ग्रुप बना रखा है, ठीक है, उसमें सिर्फ महिला सुपरवाइजर का कंटेंट पाया जाता है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो वो वहां पर आपको मिल जाती है, इसलिए आप वो ग्रुप ज्वाइन करते हो। यानी वहां पर क्या है, वो जो जितने भी सदस्य है उनका प्राय जो भी उनका क्या बोलते हित होता है वो समान ही है सबका, यानी उनको सबको एक ही ये चाहिए कि हमें हमारा महिला सुपरवाइजर में सिलेक्शन हो जाए। तो ये क्या बोलता है, सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित है वो प्राय समान ही होते हैं, यानी उनका उद्देश्य है वो एक ही होता है। सामान्य हित होने से समूह का स्थायित्व बढ़ता है, सही बात है। अब सबका समान उद्देश्य है कि हमें महिला सुपरवाइजर का कंटेंट चाहिए, इसलिए वो एक ग्रुप में बने हुए हैं। अगर कोई कहेगा कि मेरे को एलडीसी का चाहिए, कोई कहेगा मेरे को एसआई का चाहिए, कोई कहेगा मुझे ग्राम सेवक का चाहिए, किसी को पटवारी का चाहिए, ठीक है, तो वैसे करेंगे तो वो जो ग्रुप है उसमें फिर वो हो जाएगा कि उसमें ज्यादा जो बच्चे हैं वो नहीं रह पाएंगे, वो सोचेंगे ये तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो वही बात है इसमें, ये एज एग्जाम्पल था, आपको समझ में आ जाए कि सामान्य हित है वो सामाजिक समूह की ग्रुप की विशेषता या प्रकृति है वो किस प्रकार है। अगला आता है दो या अधिक व्यक्ति। एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का संग्रहण होता है, अर्थात एक व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता। अब अकेला बंदा होगा वो नहीं कर सकता, हाँ अगर दो बंदे हैं तो वो एक ग्रुप का जो निर्माण है वो कर सकते हैं, फिर दो से तीन बन जाएंगे, तीन से चार बन जाएंगे। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अगला है सदस्यों की पारस्परिक जागरूकता, ठीक है, यानी उसमें अवेयरनेस किस प्रकार है। सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों तथा अपने समूह के प्रति जागरूक होना चाहिए।
पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। हाँ, सही कहा इसने। अब कोई भी चीज होती है, वो अगर एक सदस्य को पता है, उसको अवेयरनेस है किसी चीज के बारे में, तो वो अपने अन्य सदस्यों को भी बताएगा और उनको भी जागरूक रखेगा। तो इस प्रकार जब उनको कोई भी जिस यानी उनका जो हित है, जो उनका गोल है, उसको उसके पास पहुंचने के लिए उनको अवेयर रहना पड़ेगा, यानी सभी को अवेयर रहना पड़ेगा। अगर एक को अवेयरनेस है किसी चीज की, वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, यानी पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, वो अच्छे से अवेयर हो जाएगा। अगली अगर बात करें तो अगला आता है आपका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संपर्क, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्ट। अगर इसमें देखें तो समूह के सभी सदस्यों में प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। छोटे समूह में तो प्रत्यक्ष संपर्क संभव है, जैसे परिवार हो गया, खेल समूह हो गया। जबकि बड़े समूह में अप्रत्यक्ष संपर्क पाया जाता है, जैसे जाति समूह हो गया, वर्ग समूह हो गया। अब इसमें आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट अपन जुड़े हुए हों। अब आपने ये एग्जांपल ले लीजिए, आपका महिला सुपरवाइजर का कोई ग्रुप है, ठीक है। उस ग्रुप में आप है वो डायरेक्ट किसी से नहीं जुड़े हुए, आप सिर्फ टेलीग्राम से जुड़े हुए हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको है उस चीज की नॉलेज रहती है कि क्या क्या चल रहा है, कौन सा कंटेंट हमें चाहिए, तो हमें किससे मिल सकता है, ये सारी चीजें। तो समूह के सभी सदस्यों में प्रत्येक संपर्क होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ संपर्क रहना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हो वो चाहे इनडायरेक्ट हो। आप परिवार में रहते हैं तो अपने दादा दादी है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, तो उनसे हम डायरेक्ट मिल मिल लेते हैं, अपने समूह में बातें कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम खेल समूह अपन पार्क में जाते हैं, वहां अपने दोस्तों के साथ अपन ना एक ग्रुप बना रखा है, तो उनके साथ भी अपन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन आप मान के चलिए अपना कोई जाति समूह है, आप जिस जाति के हैं उनका एक ग्रुप है, कोई भी वर्ग समूह है, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है ना कि यहाँ एक ही इसी जगह पर रहते हो, वो कहीं दूसरी जगह पर भी होंगे, तो उनसे डायरेक्ट मिलना जुलना नहीं होता, यानी डायरेक्ट हमारा कोई भी कॉन्टेक्ट उनसे नहीं होता। तो ये होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अगला देखते हैं अनिश्चित आकार। अनिश्चित आकार, सामाजिक समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसका निर्माण दो तीन व्यक्तियों को लेकर हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक हो सकता है। वर्तमान युग में जैसे 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 व्यक्तियों के संबंधों का दायरा बढ़ता जा रहा है, सामाजिक समूह के आकार की भी वृद्धि होने लगी है। यानी कोई भी अगर ग्रुप बनता है, सोशल ग्रुप बन रहा है, तो उसमें ये नहीं है ना कि कोई लिमिट नहीं है कि हाँ इसमें सिर्फ 1000 लोग ही बनाएंगे, है ना। सामाजिक ग्रुप होता है, उसमें कितने भी लोग हैं वो जुड़ सकते हैं, तो इसका कोई भी जो साइज है या आकार है वो निश्चित नहीं होता। अगला है मनुष्यों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ए ह्यूमन। सामाजिक समूह की सबसे प्रथम विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य का संग्रह होना चाहिए। सामाजिक समूह के निर्माण के लिए कम से कम दो मनुष्यों का संग्रह होना चाहिए, और केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति को समूह नहीं कहा जा सकता। तो ये तो है ही कि जब ग्रुप बन रहा है, लोगों का ग्रुप बन रहा है, तो उसमें मनुष्यों का संग्रह तो होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आपका सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन। इसे पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध यानी आपस में संबंध का होना जरूरी है। पारस्परिक संबंध से उनमें चेतना का विकास होता है। यह चेतना सामाजिक संबंधों के निर्माण और विकास में सहायक होती है। यानी उनके आपसी रिलेशन है वो किस प्रकार की है, तो जो सामाजिक रिलेशन है वो इस सामाजिक ग्रुप में होना जरूरी है। अगला आता है फीलिंग ऑफ यूनिटी। सामाजिक समूह के सदस्यों में एकता पाई जाती है। इस एकता का आधार चेतना होती है, और चेतना है वो दो प्रकार की होती है, चेतना एकता और अचेतन एकता। चेतन एकता और अचेतन एकता। अगर अपन बात करें सामाजिक ग्रुप की, तो सामाजिक ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो ग्रुप वो तभी बना है जब उन सदस्यों की मेंटलिटी है वो एक जैसी है, या फिर उनका गोल एक जैसा है, यानी उनका हित एक जैसा है, ठीक है। तभी उन सबकी है वो मेंटलिटी एक साथ मिली है, तब वो ग्रुप बना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो यूनिटी भी उसमें पाई जाएगी। तो एकता की भावना है वो सामाजिक सदस्यों में होनी चाहिए, और पाई भी जाती है। अगला, सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान। सामाजिक समूह के अंतर्गत समूह के सभी सदस्यों के मध्य आदान प्रदान होना भी आवश्यक है। एक ही समूह के सदस्यों में विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता है, ये बिल्कुल सही बात है। अब एक कोई सोशल ग्रुप बना हुआ है,
ठीक है, उसमें जितने भी मेंबर हैं, तो उन मेंबर सदस्यों के बीच में उनके विचारों का, उनके थॉट का, या फिर कोई भी चीज है, वस्तु है, उनका अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो वो ग्रुप है, उसकी स्थिरता नहीं होगी, यानी वो ग्रुप है वो स्टेबल नहीं होगा, वो जल्दी ही टूट जाएगा। तो कोई भी अगर ग्रुप है तो उसमें आपस में कोई भी चीज की है वो आदान प्रदान होना चाहिए, चाहे वो आपके थॉट हो या फिर कोई वस्तु हो। तो सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान जरूरी है। अगला, समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यह भी बिल्कुल सही है। सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामूहिक प्रवृत्ति का होता है तथा अनिवार्य रूप से विभिन्न समूहों का सदस्य होता है। परंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि यह अनिवार्य नहीं कि कोई व्यक्ति किस किस समूह का सदस्य होगा। वास्तव में वे विशिष्ट समूह की सदस्यता व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होती है। अब आप देख लीजिए, आपने जब भी महिला सुपरवाइजर का ग्रुप ज्वाइन किया, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा थी नहीं कि आपने इसी ग्रुप को, महिला सुपरवाइजर के पता नहीं कितने ग्रुप बने हुए होंगे, तो वो आपकी इच्छा है कि आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा, आपको इसमें सही लगा कि हाँ इससे एग्जाम से रिलेटेड इसमें बातें हो रही है तो हम यही चुन रहे हैं, इसी ग्रुप को चुनेंगे, ठीक है। तो वो व्यक्ति पर होती है, उसकी इच्छा होती है कि वो किस ग्रुप को ज्वाइन करे। वो कुछ विशिष्ट समूह होंगे उन्हीं की सदस्यता है वो लेता है। हाँ, ये जरूर है कि जो मनुष्य है उसके स्वभाव में है कि वो एक ग्रुप की प्रवृत्ति का होता है, यानी वो ग्रुप जरूर बनाता है और अनिवार्य रूप से विभिन्न समूह का सदस्य होता है। यानी ये जरूरी नहीं है ना, एक बच्चे ने एक महिला सुपरवाइजर वाला ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो उसने दूसरा नहीं कर रखा होगा, उसने तीन चार है वो जरूर ज्वाइन कर रखे होंगे। तो इसीलिए वो समूह की सदस्यता है वो क्या होती है, ऑप्शनल होती है, वो बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा ज्वाइन करना है। अगला, ऐच्छिक सदस्यता। अधिकांश सामाजिक समूह की सदस्यता ऐच्छिक ही होती है। व्यक्ति अपनी रुचि, इच्छा और योग्यता के आधार पर किसी समूह की सदस्यता को ग्रहण करता है अथवा उसकी सदस्यता छोड़ सकता है। वह एक से अधिक समूह की सदस्यता एक समय में ग्रहण कर सकता है, परंतु कुछ समूह जैसे परिवार, जाति, प्रजाति आदि की सदस्यता अनिवार्य होती है। ये क्या होती है, अनिवार्य होती है। यानी अब आप ये देख लीजिए कि आपने जैसे महिला सुपरवाइजर वाला ग्रुप ज्वाइन किया तो ये तो आपकी खुद की इच्छा थी, ठीक है, खुद खुद की मर्जी थी कि आपने उसे ज्वाइन कर लिया। आप एक साथ है वो कई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से, अपनी योग्यता देखकर, ठीक है। अब आपने एलडीसी का भी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, आपने महिला सुपरवाइजर का भी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, आपने हो सकता है किसी और एग्जाम के लिए जो भी आने वाला आपका छात्रावास अधीक्षक है या फिर कोई और वो भी ज्वाइन कर रखा है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे परिवार है, जिस परिवार के आप सदस्य हो, आपकी जाति है, ठीक है, प्रजाति है, तो ये भी ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी सदस्यता अनिवार्य होती है। यानी अपने, ये तो नहीं ना कि मैं अपने परिवार की सदस्यता छोड़ दूं, मैं इस परिवार में नहीं रहूंगा, तो अपना परिवार है तो अपन रहते ही है ना। तो वो चीज है कि कुछ है वो ऑप्शनल होती है और कुछ है वो ऑप्शनल नहीं होती, वो अनिवार्य ही होती है। आगे बढ़े अपना अगला, अगला है नियंत्रण की व्यवस्था। नियंत्रण की व्यवस्था प्रत्येक समूह सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों को अपनाता है। यह नियंत्रण तथा परंपरा, रूढ़ि आदि अनौपचारिक साधनों के द्वारा अथवा नियम कानून आदि औपचारिक साधनों के द्वारा लागू किया जाता है। यानी जो भी आपके कंट्रोल करने का सिस्टम है या फिर कंट्रोल करने की जो व्यवस्था है, वो प्रत्येक समूह सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब कोई भी ग्रुप है, ठीक है, उसमें बोल दिया गया है कि इस चीज से रिलेटेड बात होगी, इस चीज से रिलेटेड बात नहीं होगी, तो वो क्या होता है, वो उसकी क्या होता है, एक कंट्रोल होता है उससे। चाहे वो कोई आपका फॉर्मल अनफॉर्मल कोई भी कंट्रोल हो, ठीक है, या फिर उसमें अब मान लीजिए कि कोई औपचारिक नियंत्रण के साधन अपनाता है, कोई अनौपचारिक नियंत्रण के साधन अपनाता है, ठीक है, किसी कोई आपकी प्रथा को, परंपरा को, किसी चीज को भी अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसमें फॉर्मल अनफॉर्मल दोनों ही आपके कानून लो है वो लागू किए जा सकते हैं। अगला आता है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। समूह के निर्माण में कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समूह के सदस्यों के बीच कार्य विभाजन किया जाता है। ये तो सभी में ही होता है, चाहे आपका सोशल ग्रुप हो या चाहे नॉर्मल ग्रुप हो। कोई अपन का कोई ग्रुप है उसको कोई भी काम दिया जाता है। अब टीम वर्क अपन तभी कर पाते हैं, टीम का वर्क अपन का टीम के रूप में तभी हो पाता है जब अपन उसको बांट बांट कर करते हैं। अब जिसमें 5 बंदे हैं उसमें बोल दिया कि आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ठीक है।
अगर ये बोल दे मैं तो ये नहीं करूंगा तो वो काम कहां तक होगा, वो टीम वर्क नहीं हो सकता। तो टीम वर्क हो गया, उसकी एक सबसे बड़ी ये विशेषता है कि उसका काम है वो विभाजन होता है, यानी डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि आपका ये डिवीजन, आप ये काम करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। तो समूह के निर्माण में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जितने भी उसमें मेंबर होते हैं उनमें काम का डिवीजन होता है। अगला जो अपना आता है, ये अपन ने बात कर ली थी आपके जो सामाजिक समूह सोशल ग्रुप है उसकी विशेषताओं की, कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये आपकी विशेषताएं आपको पता चल गया, उसकी प्रवृत्ति है वो आपको पता चल गई। अब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपकी हर चीज समझ में आ गई, आप तुरंत उसका आंसर कर सकते हो। आगे अपन बढ़ते हैं, अब इसके प्रकार देखते हैं कि सामाजिक समूह आपका सोशल जो ग्रुप है उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। कोई भी चीज हो आप अच्छे से समझ कर करना। अगर आपने जैसे क्लास स्टार्ट की, आपने बीच में रख दी, फिर आपने बीच से स्टार्ट की, फिर आपने उसको लिया, तो वो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। आपको क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। आपके जो महिला सुपरवाइजर का ये वाला पोर्शन है वो नया है, आपने पहले इसको नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। कोई भी क्वेरी रहते हैं तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला, सामाजिक समूह के प्रकार की बात करें तो एक व्यक्ति जाने अनजाने किसी समूह का हिस्सा बन जाता है, किसी उद्देश्य के लिए या विकल्प के रूप में, और अल्पकालीन या दीर्घकालीन के लिए। हाँ ये सही है, उसका कोई भी उद्देश्य है, कोई भी विकल्प है तो उस विकल्प के रूप में उस ग्रुप को ज्वाइन करता है। अब आपने महिला सुपरवाइजर का ग्रुप ज्वाइन किया तो आप जिस टाइम जितने टाइम तक आपका एग्जाम होता है, कई बच्चे होंगे वो उस टाइम तक होंगे, कई बच्चे हैं उसको आपके काफी लंबे समय तक रखेंगे, इस एग्जाम के बाद में वो ग्रुप है वो दूसरे एग्जाम का बन जाएगा तो वो दीर्घकालीन हो गया ना। तो वो है कि वो अल्पकालिक या दीर्घकालिक कुछ भी हो सकता है। समूह को निम्नलिखित 9 प्रमुख श्रेणियों में विभेदित किया जा सकता है। अब वो श्रेणी हम देखते हैं। एक तो आपका आता है प्राथमिक और माध्यमिक ग्रुप। प्राथमिक और माध्यमिक ग्रुप में, प्राथमिक और माध्यमिक में हम प्राथमिक ग्रुप की बात करें तो वह समूह जहां एक व्यक्ति सीधे अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करता है उसे प्राथमिक समूह कहा जाता है। यह किसी व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा और सामाजिक व्यवहार के लिए भी जिम्मेदार है। यानी आप देखिए कि किसी व्यक्ति ने स्टार्ट में सबसे पहले कोई ग्रुप ज्वाइन किया है, उसको पहले कोई ग्रुप की या फिर उसको ग्रुप में रहने की कोई आदत नहीं थी, ना उसको बातचीत का तरीका पता था, लेकिन उसने सीधे सबसे पहले एक ग्रुप ज्वाइन किया तो वो क्या हो गया, उसका प्राथमिक ग्रुप हो गया। ठीक है, वो कोई उसकी प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड हो सकता है, उसके सामाजिक व्यवहार से के लिए जिम्मेदार होगा। अगला फिर आता है द्वितीय ग्रुप। जब किसी समूह में कोई व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सदस्यों से जुड़ा जाता है या उनसे प्रभावित होता है तो उसे द्वितीयक समूह में कहा जाता है। मान लीजिए कोई ग्रुप बना हुआ है, उसमें उस व्यक्ति को किसी दूसरे बंदे के द्वारा, उसके फ्रेंड के द्वारा जोड़ा गया है, या फिर वो उससे प्रभावित होकर जुड़ा है, तो वो होता है द्वितीयक समूह। यानी पहले भी कोई ग्रुप में वो रह चुका है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ग्रुप के बारे में पता है, लेकिन अब वो कोई व्यक्ति वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा है इसमें जोड़ा गया है, या फिर उससे वो प्रभावित होकर जुड़ा है, तो वो आता है आपका द्वितीय ग्रुप। तो पहला जो प्रकार था प्राथमिक और माध्यमिक, ये समझ में आ गया प्राथमिक ग्रुप कौन से होते हैं और द्वितीय ग्रुप कौन से होते हैं। उसके बाद में अगला अपन देखते हैं, आपके आते हैं औपचारिक और अनौपचारिक समूह। ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेना, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है इसमें, जो इसके प्रकार है वो थोड़े से अच्छे हैं। अब एक तो आता है औपचारिक और एक आता है अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और अनफॉर्मल। ठीक है, अगर इसमें बात करें, पहला औपचारिक समूह है जब लोग संगठनात्मक लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं तो उन्हें एक औपचारिक समूह बनाने के लिए कहा जाता है। किसी संगठन में मौजूद 3 प्रमुख प्रकार के औपचारिक समूह निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहले आता है कमांड ग्रुप। किसी औपचारिक में आता है कमांड ग्रुप। अब आपके एग्जाम में पता है कैसे आएगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा कि ये सोशल जो ग्रुप है उसका प्रकार है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का ग्रुप है, औपचारिक है। जैसे कमांड ग्रुप का एग्जाम्पल आ गया, औपचारिक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, अनौपचारिक है। तो आपको क्या करना है कि जो कमांड ग्रुप है वो औपचारिक ग्रुप है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कमांड ग्रुप की बात करें, किसी संगठन में पदानुक्रमित व्यवस्था के परिणाम स्वरूप एक कमांड ग्रुप वरिष्ठों और उनके अधीनस्थों से बना होता है, जो ऊपर से नीचे स्तर तक कमांड या आदेशों के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप मान के चलिए कि ये एक ग्रुप है, मैंने एक ग्रुप बना दिया ये, ठीक है। इसमें 3 पार्ट है। आपका उच्च स्तर का है, उच्च स्तर का ग्रुप है। ये आपका मध्यम ग्रुप का मध्यम में है, ठीक है। और ये आपका निम्न ग्रुप है, ठीक है, निम्न स्तर का है, ठीक है। ये जो अधिकारियों वाला है, ये कर्मचारियों वाला है, और ये और नीचे जो अधीनस्थ है वो है। तो इसमें जो ये उच्च ग्रुप होगा ना, इनका एक कमांड के रूप में बना हुआ ये होता है कमांड ग्रुप, ठीक है। ये जो कमांड ग्रुप होगा, ये इनकी व्यवस्था इस प्रकार होती है, यानी वरिष्ठों से ये अधीनस्थ की ओर आएंगे, ठीक है। वरिष्ठों से अधीनस्थ की ओर आएंगे, और ये ऊपर से नीचे स्तर तक कमांड या आदेश का प्रवाह करते हैं। यानी ये जो कमांड ग्रुप होगा, ये पहले वरिष्ठ मध्यम में आएगा, ठीक है, मध्यम वाले फिर इसको निम्न तक पहुंचाएंगे। तो ये एक कमांड ग्रुप होता है, ठीक है। कि कमांड ग्रुप में क्या होगा, कमांड ग्रुप में जो आपका क्रम चलता है वो पदानुक्रम चलता है, यानी पद के हिसाब से पहले वरिष्ठ, यानी उच्च, फिर मध्यम, फिर निम्न। और ये ग्रुप है वो वरिष्ठों से उनके अधीनस्थों तक बना होता है। जैसे जो ऊपर वाले जो अधिकारी होंगे वो किसी भी काम को लेकर है, या फिर कोई कमांड है, कोई भी आपका ऑर्डर है, वो नीचे उनका परवाह करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कमांड ग्रुप, जो क्या होता है आपका औपचारिक होता है। अगला आता है कार्य समूह। एक समूह जिसमें सौंपे गए प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विभिन्न कौशल में ज्ञान वाले व्यक्ति शामिल होते हैं, कार्य समूह कहलाता है। अब यही है कि ये एक ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में दो आपके और ग्रुप है वो ऐड किए गए हैं, ठीक है। एक समूह जिसमें सौंपे गए प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विभिन्न कौशल और ज्ञान वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। अब इसमें इस ग्रुप में है वो अलग बंदे हैं, इसमें अलग बंदे हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है, यानी इनका जो कौशल है वो अलग है। वो किसी एक चीज में है, वो काफी अच्छे से कौशल है, और इस वाले किसी एक और चीज में है। कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट में जो उनकी क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर उनकी योग्यता चाहिए, उनके पास जो कौशल होना चाहिए वो ए ग्रुप वाले के पास होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि इस ग्रुप में से इस ग्रुप को है वो उस काम के लिए शामिल कर देंगे कि ये जो कौशल वाला व्यक्ति है या फिर ये ज्ञान वाला व्यक्ति है वो इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा। तो इससे क्या होगा कि जो सौंपा गया प्रोजेक्ट होगा वो अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो वो होता है कार्य समूह। तो ये किसके औपचारिक समूह के पार्ट, और औपचारिक समूह के 3 पार्ट आते हैं, कौन कौन से, कमांड ग्रुप, कार्य समूह। और अब हम बढ़ते हैं अगले की, अगली आती है आपकी कमेटी। अगली क्या आती है, कमेटी। कमेटी की बात करें तो विशेष कार्यों या प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का बेहतर ज्ञान वाले लोगों को नियुक्त करके एक समूह बनाया जाता है, जिसे समिति कहा जाता है। परियोजना की जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निष्पादित होने के बाद सदस्य समिति से अलग हो सकते हैं। अब आप देखिए कि कई सारी कमेटी बनती है। आपने मान लिया कि एक कोई कमेटी बनी, जिसमें ये देखा गया कि आपके शिशुओं की, जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कमेटी बनाई गई, ठीक है। उस कमेटी में ये बोला गया कि जो शिशु के कोई भी, मान लीजिए कि उसकी कोई बाल विकास के लिए कोई कमेटी बनी, उसमें यह बोला गया कि इस ये बाल विकास में कैसा बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका जो लक्ष्य है वो जो पहले से डिफाइन था वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। तो उस चीज को लेकर है एक कमेटी बनाई गई, और बोला गया कि इस कमेटी को इस शिशु बाल विकास है तो उसकी जांच करनी है, ठीक है। तो वो कमेटी है वो इसकी जांच करेगी, फिर अपनी रिपोर्ट है वो सौंपेगी, फिर अपने वो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद है वो जो कमेटी है वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था, एक विशेष कमेटी बनाई गई विशेष काम के लिए, ठीक है। बाल विकास के लिए उसके जो उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई थी कि बाल विकास में कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, वो प्रॉपर रूप से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, प्रॉपर रूप से कोई योजना चल रही है कि नहीं चल रही। तो उसने वो कमेटी बनाई। जैसे अपन कई बार पढ़ते हैं ना, कोठारी समिति हो गई, और कोई भी कई सारी समितियों के अपन नाम पढ़ते हैं, तो वो किस लिए बनाई गई थी, वो किसी एक निश्चित काम को करने के लिए बनाई गई थी। जब वो उसमें एक निश्चित सदस्य थे, वो अगर काम कंप्लीट हो गया तो वो जो समिति थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। जैसे G20 मान लो आप,
G20 में अलग अलग मेंबर होते हैं, वो अपने एक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, ठीक है। फिर एक देश में बनी, फिर अगले बार में अध्यक्षता किसी और ने की, क्योंकि उस टाइम है, उसका थीम है, कुछ अलग रख दिया, किसी अलग विषय के रूप में वो हो गई। ठीक है, तो ये होती है कमेटी। तो विशेष कार्य या परियोजना के लिए विशेषज्ञ या बेहतर ज्ञान वाले लोगों को नियुक्त करके एक समूह बनाया जाता है, जिसे समिति कहा जाता है। परियोजना की जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निष्पादित होने के बाद सदस्य समिति से अलग हो जाते हैं। वही तो मैंने बोला, जैसे कोई समिति बनाई गई आपके शिशु बाल विकास के लिए, उसमें जो भी रिपोर्ट सौंपनी थी, जो उन्होंने कार्य किया, वो रिपोर्ट सौंपने के बाद वो समिति खत्म हो जाती है, वो सदस्य अलग अलग हो जाते हैं। तो वो किस में आते हैं? आपके औपचारिक समूह में आती है। उसके बाद में तीसरा आता है आपका अनौपचारिक समूह। आपका प्राथमिक, द्वितीयक, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक की बात करें, जब व्यक्ति अपने सामान्य हितों की पूर्ति के लिए या आत्म संतुष्टि के लिए एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो वो एक अनौपचारिक समूह बनाते हैं। कुछ सबसे आम अनौपचारिक समूह है, जैसे रुचि समूह, इंटरेस्ट ग्रुप। जो व्यक्ति एक समान उद्देश्य स्वहित से संबंधित के लिए हाथ मिलाते हुए एक रुचि समूह होते हैं। एक रुचि समूह यानी कि जिनका काम है वो एक जैसा है, जिनका उद्देश्य है वो एक जैसा है, उनके उद्देश्य सेम होंगे, तो वो अपनी रुचि से उस समूह को या उस ग्रुप को है वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यानी अपने खुद के हित के लिए जो उन्होंने एक अपने इंटरेस्ट से जो ग्रुप ज्वाइन किया है, तो वो होते हैं आपके एक आपके रुचि समूह या इंटरेस्ट ग्रुप। अगला देखते हैं मैत्री, फ्रेंडशिप ग्रुप। वह समूह जो पहले से परिचित व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत पसंद के परिणाम स्वरूप बनता है और एक दूसरे के साथ सहज महसूस करता है, मैत्री समूह कहलाता है। मैत्री समूह में अपन मानते हैं ना कि ये हमारा फ्रेंड सर्किल है, तो उस फ्रेंड सर्किल में एक दूसरे से पहले ही परिचित होते हैं और व्यक्ति को जानते हैं, व्यक्तिगत पसंद के लिए वो बनाया गया है। एक दूसरे के साथ अपन बोलते हैं ना, नहीं यार अपना फ्रेंड सर्कल है, इसमें तो उसको ये जरूरत है, तो अपन को उसका साथ देना चाहिए, उसको ये चीज देनी चाहिए। तो वो होता है आपका एक फ्रेंडशिप ग्रुप। एक आता है गुट। कार्यस्थल में कुछ सहकर्मी अपने पारस्परिक हित पर विचारों को साझा करने के लिए एक छोटा समूह, आमतौर पर 2 से 6 सदस्यों के साथ बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं। अब काफी सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। वो या फिर संगठन, मान लीजिए कोई एक संगठन है, उस संगठन में आपको होगा कि यहाँ 3-4 गुट बने हुए होते हैं। ठीक है, इन गुटों में है वो 5 से 6 सदस्य होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5, किसी में 6। तो वो अलग अलग गुट बना होता है। वो गुट तब बनता है जब किसी संगठन में आप मान लीजिए कि उन व्यक्तियों की, उन सदस्यों की है वो सोच एक साथ मिलती होती है, या फिर उनकी जरूरतें एक जैसी होती हैं, तो अब वो एक साथ हाथ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि को जो उनका आपस के जो हित होते हैं, लाभ होते हैं, या फिर उनके विचार होते हैं, वो एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं। ठीक है, यानी वो ही होता नहीं कि बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई संगठन है, उसमें जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की एक साथ सोच मिलती हो, विचार मिलते हो, उनका हित मिलता हो। लेकिन हाँ, ये है कि उसमें से 5-10 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जिनकी एक जैसी सोच हो, तो उनका क्या बन जाता है? गुट बन जाता है। अगला आता है सब ग्रुप। जब एक समूह में कुछ संगठनात्मक कर्मचारियों के साथ साथ कुछ और गैर कर्मचारी जो किसी भी तरह से अन्य सदस्य से जुड़े होते हैं, शामिल होते हैं, तो उसे उप समूह या सब ग्रुप में कहा जाता है। तो यानी मान लीजिए कोई एक संगठन है, उस संगठन में सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसमें ये 4 सदस्य जुड़े हुए हैं, बाहर इनके 4 सदस्य इन मतलब इनसे रिलेटेड और है, जो इनके जानकार है या वो किसी ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं, तो वो जब एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो क्या होता है? वो एक सब ग्रुप होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला फिर आता है अपना सेल्स द्वारा समूह का वर्गीकरण। ये तो था कि जैसे अपन ने मान लिया 4 प्रकार के हो गए, 4 प्रकार में फिर उनके पार्ट करके सारे टोटल 9 प्रकार के हो गए, कि जैसे प्राथमिक समूह हो गया, आपका द्वितीयक हो गया, औपचारिक हो गया, अनौपचारिक हो गया। लेकिन ये किसी स्पेशल पर्सन के द्वारा जो वर्गीकरण से सेल्स के द्वारा किया गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो एलआर सेल्स था, उन्होंने समूह का जो वर्गीकरण किया है, तो उसमें कौन कौन से समूह आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको जब पूछेगा तो उदासीन समूह दे देगा, अनियमित समूह दे देगा, ठीक है, उसमें ही आपको द्वितीयक समूह दे देगा, उसमें ही आपको कमांड ग्रुप दे देगा, तो वो उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा इसमें नहीं होता। उदासीन समूह की बात करें तो वह समूह जिसमें नेता सदस्यों पर दबाव नहीं डालता। इसके अलावा नेतृत्व शायद ही व्यापक है। इसे उदासीन ग्रुप कहा जाता है। आमतौर पर इसका गठन निचले स्तर के श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जो अकुशल होते हैं और कम वेतन पर काम करते हैं। तो वो एक होता है आपका उदासीन ग्रुप, जिसमें जो नेता होता है सदस्य पर कभी दबाव नहीं डालता, वो उनकी सुनकर उनके साथ चलता है।
अनियमित समूह, जब किसी समूह के लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं तो उन्हें अनियमित समूह में कहा जाता है। ऐसे समूह में अर्धकुशल श्रमिक शामिल होते हैं जो उनके बीच संचार की इच्छा रखते हुए कार्य करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदासीन समूह है वो किस स्तर का बनता है? तो आप याद रखना, निचले स्तर का, यानी जो श्रमिक लोग होते हैं वो इस ग्रुप को बनाते हैं, निचले स्तर का। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि इसमें भी पूछ ले तो आपको याद रखना है अकुशल श्रमिकों का ग्रुप बनता है ये, अकुशल श्रमिकों का। फिर अगर अनियमित इरेगुलर पूछ ले, आपने से इरेगुलर रेगुलर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा होता है? अनियमित समूह, वो आपके अर्धकुशल श्रमिकों का बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना कि जो निचले स्तर के या फिर अकुशल आते हैं वो आते हैं आपके उदासीन समूह में, अर्ध कुशल आते हैं वो आते हैं आपके अनियमित समूह में, जो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और शांत भी जल्दी होते हैं। अगला, रणनीतिक समूह। ऐसे समूह में कुशल श्रमिक शामिल होते हैं जो स्वतंत्र तकनीक कार्य को निष्पादित करने के लिए विभिन्न नौकरी पदों पर रहते हैं। इन सदस्यों के पास उपयुक्त रणनीति बनाकर प्रबंधन और अन्य समूहों पर व्यवस्थित रूप से दबाव बनाने का कौशल होता है। यानी जो कुछ स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं वो वाले ग्रुप होते हैं रणनीति के समूह है, तो उसमें कुशल श्रमिक आते हैं। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने ना, याद रखने लेना कि जो अकुशल श्रमिक होते हैं, अकुशल श्रमिक होते हैं वो कौन सा बनाते हैं, अर्ध कुशल होते हैं वो कौन सा बनाते हैं, और कुशल होते हैं वो कौन सा बनाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रूढ़िवादी समूह की बात करें तो वह समूह है जिसमें स्थिर और उच्च कुशल व्यक्ति या पेशेवर शामिल होते हैं, जिनके पास संगठन के कामकाज को विनियमित करने की अत्यधिक शक्तियां होती है, उन्हें बोलते हैं रूढ़िवादी समूह। यानी जो हाई लेवल उच्च कुशल जो व्यक्ति होता है, पेशेवर जो होते हैं, उसके लिए ये बोला गया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, या फिर आज के मान लीजिए आपका टॉपिक जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। हमने क्या क्या देखा कि एक तो हमने प्रकार देखे, तो इसमें आपके लिए जो ऐसे सेल्स, एलआर सेल्स है, इसके द्वारा जो आपके वर्गीकरण किया गया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि किस श्रमिकों के द्वारा कौन सा ग्रुप है वो ज्वाइन किया जाता है या फिर कौन सा ग्रुप है वो बनाया जाता है। उसके बाद अपन को ये जो प्रकार है इसके अच्छे से याद रखने हैं कि इसमें क्या है, प्रमुख है वो प्राथमिक ग्रुप होते हैं, मध्यमिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, उसमें आपके ये अनौपचारिक ग्रुप आ जाते हैं, औपचारिक ग्रुप आ जाते हैं। औपचारिक ग्रुप के पार्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर आपको इसकी विशेषता या प्रवृत्ति आपको याद रखनी है। और सामाजिक समूह का अर्थ मैंने बता ही दिया आपको किस किस प्रकार से देखना है। तो ये चीजें मैंने आपको काफी अच्छे से समझाई। कोई भी चीज समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके बता देना। मैंने आपको बताया कि एक टीम के रूप में आप वर्क किस प्रकार हो सकता है, समूह का क्या कार्य होता है, समूह में कार्य किस प्रकार किया जा सकता है, समूह के पार्ट क्या होते हैं, अगर सोशल वर्क करना है तो वो किस प्रकार होगा, सारी चीजें हमने अच्छे से समझी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमारे यहाँ पर प्रबंध के गुण है वो कंप्लीट हो जाता है, तो अब हमारी कल की जो क्लास होगी आपकी द्वितीय खंड से रिलेटेड होगी, जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपको 100 रुपए में कितने 10 टेस्ट है वो मिल जाएंगे। पूरी डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी है, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।